हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सीआरपीसी पे हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरा क्या, आप पहला भी मान सकते हैं इसे, क्योंकि हम लोग इसमें सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक वीडियो और मैंने सीआरपीसी पे अपलोड किया जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट केवल है कि हम लोगों ने ये देखा था उसमें कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है हम लोग को, आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं भी देखी तो भी कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, या देख भी लीजिएगा क्या है उसमें। ठीक है, चलिए, तो सीआरपीसी हम लोग सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या सीआरपीसी की इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, इससे पहली वाली वीडियो हम लोग देख चुके हैं, 1 अप्रैल 1974, यही तो है ना। और रिसेंट अमेंडमेंट 2015 और 2013 के आपको कमेंट करके बताने हैं। 2018 का मैं बता देता हूं, 21 अप्रैल 2018। ठीक है, अगर आपके पास पुराना बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट नया ले लीजिएगा, क्योंकि 2015 में और 18 में अच्छे खासे अमेंडमेंट हो गए हैं। ठीक है, उसकी वजह से अगर पुराना बेयर एक्ट है तो नया ले लीजिएगा। चलिए, और हम लोग क्या क्या जानते हैं इसमें। पिछले वीडियो हम लोग देख लिया था कि इसको 484 सेक्शंस, ठीक है, 37 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल में बांटा गया है। यही तो देखा था हम लोगों ने, है कि नहीं। कहाँ 484 सेक्शंस, 37 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल में बांटा गया। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा पहली वाली वीडियो भी, वो भी काम ही आएगी आपके। क्या है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी कहाँ दिया हुआ है भाई साहब। सीआरपीसी एक चीज और पूछ दी जाती कई बार कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी लिस्ट में दिया हुआ है, ये कंटेंट लिस्ट में दिया हुआ है कि नहीं। अगर कोई भी चीज कंटेंट लिस्ट में होती है तो उससे क्या होता है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है इसको अमेंड करने की। कहने का मतलब पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर होती है उसको अमेंड करने की। जैसे आपको पता होगा कि एंटीसिपेटरी बेल जो इसमें है वो पहले कहाँ था, वो पहले यूपी में इन्फोर्स नहीं होता था। ठीक है, तो ये कैसे हो पाया, क्योंकि ये प्रोविजन जो है सीआरपीसी का, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से भी इसमें चेंजेस कर सकती है। जरूरी नहीं है कि इसमें जितने प्रोविजन दिए हुए हैं सबको माने, और पार्लियामेंट अपने हिसाब से भी चेंज कर सकती है कि नहीं। कंकरेंट लिस्ट का मतलब यही तो होता है कि दोनों लोग अमेंड कर सकते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सीआरपीसी किस में आता है, कौन सी लिस्ट में आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कंकरेंट लिस्ट में। अगर आपने इससे पहले हमारे लेक्चर्स देखे हैं, मान लीजिए टीपीए देखा है या टॉट देखा है या एसआरए, ये सब हम लोग के टीपीए, टॉट और एसआरए, ये सब आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। ठीक है, और अगर आपने हमारे कोई भी लेक्चर देखे हैं तो आप जानते होंगे कि हम लोग सारे लेक्चर्स इस हिसाब से बनाते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सेक्शन 1 से लेके लास्ट तक जाते हैं हम लोग, और उसमें वो सारे प्रोविजन जरूर देखते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, है कि नहीं। तो हमारे पढ़ाने का पैटर्न यही है। ठीक, कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत ही यूजफुल है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि 2018 का इन्फोर्समेंट डेट, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2018 का इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 21 अप्रैल 2018। कितने चैप्टर्स में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, ये 484 सेक्शंस है, इसमें 37 चैप्टर और 2 शेड्यूल है। सीआरपीसी की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 अप्रैल 1974। ठीक, 2013 की और 2015 की आपको कमेंट करके बतानी है। सीआरपीसी कौन सी लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 क्या है, ये इसका शॉर्ट एंड टाइटल, यही सब तो है ना, कि भाई इसको क्या कहेंगे, इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कहेंगे। ठीक है, और क्या क्या, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट यहाँ पर दी हुई है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 अप्रैल 1974 में है। और क्या इसमें दिया हुआ है, और इसमें यह दिया हुआ है कि ये स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज, इन 2 जगह पे देखिए। चलिए सेक्शन 1 खोलिए, फिर आपको बताएं कि इसके कौन कौन से चैप्टर्स अप्लाई नहीं होते। अगर बेयरक नहीं है तो पहले बेयरक खरीद लीजिए, उसके बाद लेक्चर देखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, बिना बेयरक के कोई काम का नहीं है। चलिए, शॉर्ट टाइटल क्या कहता है, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया। दूसरा, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो हट गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब से आया है तब से सारे एक्ट वहां पर अप्लाई होने लगे हैं। तो अगर आपका वो है
पुराना है तो इंडिया पे ही फुल स्टॉप लगा दीजिए, उसके आगे कुछ नहीं है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड अदर देन द दोज रिलेटिंग टू चैप्टर्स 8, 9 और 11 देयरफॉर शैल नॉट अप्लाई। ये पूछा जाता है कौन कौन से चैप्टर, चैप्टर 8, 9 और 11, ये 3 चैप्टर, सॉरी 8, 10 और 11, सॉरी 8, 10 और 11, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन से चैप्टर्स को छोड़ के सीआरपीसी अप्लाई नहीं होती, कहाँ पे, स्टेट ऑफ नागालैंड और अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज कौन से होंगे, जो पैराग्राफ 10 में, पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल में कौन बताता है कि कौन कौन से ट्राइबल एरियाज हैं, प्रेसिडेंट बताता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्या ये कह रहा है सेक्शन 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से चैप्टर्स को छोड़ के स्टेट ऑफ नागालैंड में और अदर ट्राइबल एरियाज में ये सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। चैप्टर 8, 10 और 11 ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे प्रिवेंटिव रिलीफ के चैप्टर्स हैं, ठीक है। 8 और 10 और 11 को छोड़ के बाकी सीपीसी इस पे, सॉरी सीआरपीसी इस पे अप्लाई नहीं होगा। किस पे, स्टेट ऑफ नागालैंड पे और अदर ट्राइबल एरियाज पे। अदर ट्राइबल एरियाज कौन कौन से होंगे, जो पैराग्राफ 20 6 शेड्यूल में दिए हुए हैं। कौन बताता है अदर ट्राइबल एरियाज, प्रेसिडेंट बताता है, ठीक है। तो इसमें इतना क्वेश्चन आपके लिए तैयार होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइम, ठीक है। 1, 2, 3, 4। चलिए सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन क्लाउज। अच्छा, एक केस और था जिसमें इसकी वैलिडिटी चेक की गई थी। स्टेट ऑफ नागालैंड पे अप्लाई नहीं होगा, इसकी वैलिडिटी चेक की गई थी। इस केस का नाम था स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस, नहीं, चुंग वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड। एक मिनट, एक आकर पूछा भी गया। केस का नाम क्या था, चुंग वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, जिसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई थी और बोला गया था भाई ये वैलिड है, ठीक है। ये चैप्टर्स वाली बात की गई, चैप्टर 8 और 10 और 11 छोड़ के बाकी कुछ भी सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। किस पे, स्टेट ऑफ नागालैंड पे और अदर ट्राइबल एरियाज पे, ठीक। इसकी वैलिडिटी कौन से केस में चेक की गई थी, स्टेट ऑफ चुंग वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक। चलिए, और तो इसमें कुछ है नहीं। चलिए सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लाउज है। सारी डेफिनेशन याद कर लिएगा। इसमें से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन सेक्शन 2 में से ही आता है, ठीक है। 1 या 2 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सब याद कर लीजिएगा इसके। चलिए देखते हैं सेक्शन 2 पे आइए, डेफिनेशन क्लाउज कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जिसपे हम लोग अभी बेसिक एकदम बात करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए सेक्शन 2 के ए में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो इस पे लेक्चर देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना हम लोग को जरूरत है और जिससे बाकी भी पूरा हो सके। 484 सेक्शन हैं, अगर हम बेलेबल नॉन बेलेबल पे ही पूरे दिन बात करते रहेंगे तो बाकी के कब होंगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बनता है बस वो मुझे आपको समझाना है और उसके अलावा उसकी एक बेसिक नॉलेज देनी है, ठीक है। ज्यादा उस पर पीएचडी नहीं करनी है, ठीक। चलिए सेक्शन 2 पे आते हैं। 2 का ए, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। पूछा जाएगा कि बेलेबल की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों ही 2A में है, ठीक है। बेलेबल भी और नॉन बेलेबल भी। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन इज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। बेलेबल कौन सा माना जाएगा, या तो फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है ना, फर्स्ट शेड्यूल, और विच इज बेलेबल बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स या एनी अदर लॉ, ठीक। क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे, बेलेबल ऑफेंस वो होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हों, बेलेबल है कि अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी है तो हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या देखा था कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। उसमें ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया गया है कि अगर ये वाला ऑफेंस होगा, उसमें 6 पार्ट में बांटा गया था, तो ये ऑफेंस का नाम क्या होगा, कौन से जज साहब उसे ट्राई करेंगे, बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, कंपाउंडेबल होगा कि नॉन कंपाउंडेबल होगा, ये सारी चीजें फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज जाननी है कि ऑफेंस बेलेबल है कि नहीं है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल देखना पड़ेगा। या किसी और लॉ में अगर कोई स्पेशल लॉ है जिसमें उसे उस ऑफेंस को बेलेबल या नॉन बेलेबल किया गया है, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं।
और अगर वो बेलेबल नहीं होगा तो वो नॉन बेलेबल होगा। ठीक है, अगर कहीं पे दिया हुआ नहीं है कि वो बेलेबल नहीं है तो वो नॉन बेलेबल होगा। अब बेलेबल नॉन बेलेबल होता क्या है? अरे भैया, बेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें बेल मिल जाए, है कि नहीं। थोड़े कम सीरियस ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें बेल मिल जाए। अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है तो आप बेल एज ए राइट क्लेम कर सकते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए आपने, अरे छोटी मोटी हॉट टॉक हो गई, हाथापाई हो गई, अब वो बेलेबल है, मान लीजिए हार्ट है केवल, ठीक, बेलेबल है, तो क्या कर सकते हैं? तो भाई अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो तुरंत उनसे कहा के पुलिस वालों से कहेंगे कि भैया ये बेलेबल ऑफेंस है, हमें बेल दो। अगर पुलिस वाला नहीं देता तो क्या? तो सीधे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से कहेंगे क्या कि माय लॉर्ड, क्योंकि ये ऑफेंस बेलेबल है तो मेरे क्लाइंट को एज ए राइट क्लेम कर सकता है बेल, ठीक है, और आपको बेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब बेलेबल ऑफेंस में हम बेल एज ए राइट क्लेम कर सकते हैं। तो क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक चीज और हम लोग जानी, बेल कहां से मांग सकते हैं? या तो पुलिस ऑफिसर से, ठीक है, पीओ से, या कोर्ट से, दोनों से ही हम बेल मांग सकते हैं। ठीक, बेलेबल ऑफेंस में हम दोनों से ही बेल ले सकते हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर से कहें चाहे कोर्ट से कहें। तो क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम बेल नहीं मांग सकते? अरे भैया, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है तब भी आप बेल मांग सकते हैं, लेकिन एज ए राइट नहीं, वो तो ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होगा। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस था लेकिन फिर भी मैंने बेल के लिए अप्लाई किया तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगी या एक्सेप्ट हो जाएगी। ये कैसे होगा? ये ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होगा, है कि नहीं। आपने बेल के लिए अप्लाई हुआ किया तो क्या होता है कि या तो बेल ग्रांट हो गई या रिजेक्ट हो गई। तो क्यों होता है? क्योंकि ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस है तो एज ए राइट आप क्लेम कर सकते हैं और आपको बेल मिलेगी भी। ठीक, इतना समझ में आई? बस इतना ही। इसमें पूछा क्या जाता है? इसमें पूछा सिर्फ ये जाता है कि बेलेबल ऑफेंस कहाँ, बेलेबल नॉन बेलेबल की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? तो 2A में दी हुई है। दूसरा, बेलेबल ऑफेंस कौन से होंगे? तो जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है वो बेलेबल होंगे या एनी अदर लॉ। बस इतना सा क्वेश्चन बनता है। ठीक, बाकी सब चीजें हम लोग की जानकारी के लिए थी। बी पे आइए। बी में क्या है? चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? 2B में, है कि नहीं। वैसे चार्ज सेक्शंस में कहाँ है? 211 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है वो 211 में है। 211 में ही है ना? हाँ भाई, चेक कर लेना। चलिए, तो चार्ज क्या होता है? अरे भाई, चार्जेस होता है हेड ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब मेरे ऊपर कोई केस हुआ, ठीक है, तो क्या होता है? तो चार्जेस ही तो फ्रेम होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कि भैया इन्होंने थेफ्ट किया है, थेफ्ट के साथ साथ एक्सटॉर्शन किया है, एक्सटॉर्शन के साथ साथ ट्रेसपास किया है, तो ये हेड ऑफ चार्जेस होगा। ये 3-4 चीजें लिख दी जाएंगी, है कि नहीं। इसको हम, चलिए जब 4 चैप्टर आएगा तो और डीप में पढ़ेंगे। अगर सी देखते हैं, सी में क्या है? सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल, सी के साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं, एल। सी के साथ एल, उसमें क्या है? नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों ही ए में दिए हुए हैं। ठीक है, कॉग्निजेबल सी में दिया हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल एल में दिया हुआ है। पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, याद करने की ट्रिक क्या है? आपको एक कोचिंग का नाम पता होगा, CL, कैरियर लॉन्चर। ठीक है, अगर आपने क्लैट की तैयारी की है तो 2-3 कोचिंगों के नाम क्लैट में अच्छी खासी, कैरियर लॉन्चर है, टीम, उस समय टीम सत्यम थी, अब तो उसका नाम क्लैट पॉसिबल हो गया है। तो ये एक कोचिंग का नाम था क्लैट पॉसिबल, सॉरी कैरियर लॉन्चर। ठीक है, CL। तो इससे ध्यान रखिएगा, कॉग्निजेबल सी और एल में नॉन कॉग्निजेबल। चलिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? निकालिए भाई, बैरक रीड मारिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहें चाहे हम कॉग्निजेबल केस कहें, एक ही बात है। ठीक है, क्या इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोल सकते हैं या इसे कॉग्निजेबल केस भी बोल सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, एक ही चीज है। ठीक है, चाहे कॉग्निजेबल केस कहें चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहें, दोनों एक ही बात है। Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which
A police officer in accordance with the first schedule under any other law for the time being enforce arrest without warrant. सिंपल सी बात है, कॉग्निजेबल केस वो होगा जिसमें पुलिस ऑफिसर पीओ हैज पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट. विदाउट वारंट क्या है? कॉग्निजेबल केस या कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होगा जहां पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट. कहने का मतलब पुलिस ऑफिसर के पास पावर है टू अरेस्ट विदाउट वारंट. ठीक, ये एक टाइप के हीनियस क्राइम होते हैं. और एक सिंपल भाषा में और बोल सकते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में भी दिया हुआ है. ठीक, फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है. फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से ही तो ये अरेस्ट करेगा. पुलिस ऑफिसर कहाँ पे देखेगा कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है? फर्स्ट शेड्यूल में, है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि कॉग्निजेबल केस कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जैसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट. ये सब कहाँ दिया हुआ है? ये भी फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है. इसके अलावा एक प्रोविजन और है, क्या? कि वो सारे ऑफेंसेस जिन्हें पनिशमेंट मोर देन 3 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, इन सारे ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे. क्या है? मोर देन 3 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, इनको हम क्या मानेंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे. है कि नहीं? ये एक ब्रॉड प्रोविजन है. ये कोई हम स्पेसिफिक ऐसा नहीं कर सकते कि सारे ऑफेंसेस ऐसे ही हैं. सारे ऑफेंस जिनका पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा है सारे नहीं ले सकते हैं, लेकिन 99% ऐसे ही है. ठीक है, वो सारे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है, तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं. ठीक, और जनरल रूल ये है, इसको भूल जाओ आप, ये वाला याद रखो. क्वेश्चन इस पे आएगा, क्या आएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है. या और क्या क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस की खासियत है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे तुरंत एफआईआर नोट करनी पड़ती है कि नहीं? अब भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई हुआ है, कोई मर्डर हुआ है या रेप हुआ है या थेफ्ट हुई है, ऐसी कोई चीजें हुई है, थेफ्ट में भी तो 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, 3 साल या 3 से ज्यादा. ठीक है, तो इन सब चीजों में क्या होता है, जैसे ही पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि माय लॉर्ड यहाँ वो सॉरी क्या नाम है, दरोगा जी यहाँ पर खून हो गया, तो क्या करना है उसे? ऐसा थोड़े वो क्या हो जान दो, नहीं भाई, तुरंत उसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, रिसीव करनी पड़ेगी, नोट करना पड़ेगा. है कि नहीं? तो उन सारे में वो तुरंत ही कॉग्निजेंस ले सकता है. कॉग्निजेंस लेने का मतलब एक्शन लेगा तुरंत ही. एक्शन लेने पे क्या क्या कर सकता है? तुरंत इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देगा, किसने किया है उसको अरेस्ट कर लेगा विदाउट वारंट, और अगले दिन पेश करेगा कोर्ट में. है कि नहीं? नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल केस, चलिए रीड मारिए, एल पे आ जाइए एक मिनट के लिए. एल कहाँ पे दिया? ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. क्या है? नॉन कॉग्निजेबल केस वो होता है जहां पे उसके पास नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ. चलिए, अरे भाई जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप उसको थोड़ा स्लो कर लेना. ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना. वैसे तो आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल ही रहा है मुझे. चलिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट. नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं? जिसमें उसके पास ही हैज नो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट. जब तक नॉन कॉग्निजेबल कोई केस हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल केस क्या हुआ है? अरे मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसी कोई चीजें हुई हैं. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस का मतलब हो गया जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम. कहने का मतलब है कि अरे थोड़ी हाथापाई हुई थी या ऐसी कोई चीज है, ठीक है, जिसमें वो अरेस्ट नहीं कर सकता है. तो उसमें ये नहीं कि उसे जानकारी मिली और तुरंत ही वो अरेस्ट कर लेगा जाके ना. वो कहेगा, अगर उसके पास पुलिस वाले के पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो क्या कहेगा कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन लिए तो ले रहा हूँ लेकिन आप कोर्ट जाइए. ठीक है, तो आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट करेंगे, फिर कंप्लेंट के थ्रू उसके पास जब ऑर्डर आएगा कि उसको अरेस्ट कर लो, तब वो अरेस्ट करेगा. ठीक है, अरे आप पढ़िए, आराम से सब समझ में आएगा. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएगा, ज्यादा इसमें भी डीप में नहीं जाना. जैसे ही हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ना तो अपने आप ही चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी. ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी चीजें नॉन कॉग्निजेबल की बोल देंगे, फिर तो वो आप कहेंगे बहुत टफ है, बहुत टफ है. कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, चलिए, तो हो गया. कॉग्निजेबल सी में दिया हुआ है, एल में नॉन कॉग्निजेबल दिया हुआ है.
डी में कंप्लेंट दिया हुआ है। अपने दोस्तों से भी शेयर किया करो भाई। वैसे आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। अगर इसमें 15-20 लोगों ने भी इस वीडियो पे कमेंट कर दिया ना कि सर इसको जल्दी कंप्लीट कर दीजिए या हम लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ कमेंट कर दिया, तो मैं कोशिश करूंगा कि सीआरपीसी जल्दी से जल्दी निपटा दी जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे लग जाएगा ना कि भाई कोई देखने वाला भी है कि नहीं? कोई देखने वाला होता है तो अच्छा लगता है कि भाई तुरंत लोग 10 लोग 15 लोग 20 लोग देख रहे हैं, जो इस उम्मीद में है कि रोज लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है? तो मैं उसी हिसाब से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, और जब नहीं होंगे तो मैं अपने हिसाब से फिर लेट लपेट जैसा हो पाएगा वैसे, लेकिन करवाऊंगा जरूर, ठीक है? कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए डी कंप्लेंट पढ़िए। कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट विद ए व्यू टू हिज taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। क्या होता है भाई? देखिए 2 का डी में दिया हुआ है कंप्लेंट। कंप्लेंट है लेकिन मैं कंप्लेंट बोलता हूं क्योंकि डी में दिया हुआ है, ठीक है? याद करने की ट्रिक है ये। कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट देखो भाई साहब, कोई भी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को दी जाए, मजिस्ट्रेट, फिर चाहे वो ओरल हो चाहे राइटिंग में हो, चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में, चाहे किसी नोन पर्सन के लिए हो या अननोन। मतलब कि मैं मजिस्ट्रेट साहब के पास गया, मजिस्ट्रेट साहब से कहा, ओरली मैंने कहा कि माय लॉर्ड एक आदमी ने मेरा पर्स चुरा लिया, ठीक? एक आदमी ने पर्स नहीं चुरा लिया, मान लीजिए मैंने कहा एक आदमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आदमी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है? या मैंने केस फाइल किया कि माय लॉर्ड मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अब किसने किया मुझे ये नहीं पता लेकिन मुझे लॉस हुआ है उसमें, ठीक? तो इसमें क्या होगा? वो कंप्लेंट माना जाएगा, ठीक? इसकी खासियत क्या है? या तो मैंने ओरली दी है या मैं राइटिंग में दे सकता हूँ, या तो मुझे पता है कि किसने मेरे साथ फ्रॉड किया है या मुझे नहीं पता है, तब भी मैं बोल सकता हूँ कि वहां पर मेरे साथ फ्रॉड तो हुआ है, मुझे ये नहीं पता किसने किया। तो चाहे नोन या अननोन किसी के खिलाफ भी ओरली या राइटिंग में, लेकिन मजिस्ट्रेट को होना चाहिए, ठीक है? अदर देन पुलिस रिपोर्ट ना हो। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है जिसको हम लोग एफआईआर भी बोलते हैं, तो वो अलग चीज है। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट जो होती है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है कि नहीं? कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को दी जाती है, और जो पुलिस को दी जाती है उसको पुलिस रिपोर्ट, पुलिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, एफआईआर बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? अब क्या है, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड इन ओरली में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, टू ए मजिस्ट्रेट को ही होना चाहिए, विथ ए व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। क्यों दे रहे हैं उसे? मजिस्ट्रेट साहब को हम क्यों इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्यों उनसे हम बोल रहे हैं? क्योंकि माय लॉर्ड वो एक्शन ले, है कि नहीं? वो कुछ एक्शन ले, कुछ करे, हमें इंसाफ दिलवाए, और क्या? That some person whether known or unknown, कि कोई आदमी known या unknown has committed an offense उसने किया है। मुझे माय लॉर्ड ये तो नहीं पता किसने किया, लेकिन किसी ने ऑफेंस किया इनमें से, ठीक? ऑफेंस तो हुआ है, किसने किया हमें ये नहीं पता, लेकिन तब भी हम कोर्ट जा सकते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक? इतना ही जान लीजिए अभी के लिए। इसमें एक्सप्लेनेशन और है, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, ये कभी कभार प्रॉब्लम में आता है, ठीक है? ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, कभी कभार प्रॉब्लम में आता है। वैसे तो ये सेक्शन 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन कायदे से पढ़नी है और याद कर डालनी है। A report made by a police officer in a case which disclosed after investigation the commission of non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint। क्या होता है भाई? मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो क्या होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो हम उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस में देंगे, ठीक है? तो उसको हम एफआईआर बोलते हैं। तो मान लीजिए पुलिस ऑफिसर के पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई, उसने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला कि ये भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये तो नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है?
हो सकता है कि नहीं? कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहले जानकारी मिली उसे, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन पता चला ये कॉग्निजेबल नहीं है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये क्या करेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? फिर ये बात, जब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट, जब वो रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को देगा, मजिस्ट्रेट को देगा, तो इसको हम पुलिस रिपोर्ट नहीं मानेंगे, इसको कंप्लेंट मानेंगे हम, ठीक है, कंप्लेंट मानेंगे, ठीक। और जो पुलिस ऑफिसर होगा ये कंप्लेनेंट माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अरे सिंपल सी बात है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी ही पुलिस ऑफिसर, भाई साहब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही तो कुछ कर सकता है, बिल्कुल। उसे जानकारी पहले मिली कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसका मतलब पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेंस ले सकता है, तो उसने कॉग्निजेंस लिया और इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर साहब को पता चला कि ये कॉग्निजेबल नहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उसने क्या किया, वो चीज मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जब सबमिट करेगा वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, वो क्या मानी जाएगी, कंप्लेंट मानी जाएगी, और पुलिस ऑफिसर जो होगा वो कंप्लेनेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पे उसने इन्वेस्टिगेशन की और कॉग्निजेबल ही ऑफेंस होता, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होता तो ये पुलिस रिपोर्ट मानी जाती, कंप्लेंट नहीं मानी जाती, क्या मानी जाती, पुलिस रिपोर्ट। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल निकला, इसलिए ये रिपोर्ट कंप्लेंट मानी जाएगी, पुलिस रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। बात समझ में आई ना? आई हो एक बार रिपीट करके फिर से सुन लेना, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी है, अभी ये सारी चीजें इतने बार आएंगी कि अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप थोड़ी भी बेसिक नॉलेज है तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी आपको, लेकिन आप बिल्कुल नए हैं, मान लीजिए कोई सेकेंड ईयर का बच्चा देख रहा है तो वो तो यह कहेगा ये सब क्या है, कंप्लेंट क्या है, कॉग्निजेबल क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो उसे दिक्कत आ रही होगी। लेकिन घबराना नहीं है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस आप बढ़ते चलिए। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, ई में हाई कोर्ट दिया हुआ है, पूछा भी नहीं जाता है, और बस याद रखना कि ई में हाई कोर्ट है। एफ में इंडिया है तो इंडिया भी क्या एफ में है तो है। जी में आइए, जी में इंक्वायरी दिया हुआ है। इंक्वायरी क्या होता है भाई? देखिए 2-3 चीजें होती हैं। डी के बाद हम लोग जी पे आ गए। जी में क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी जी होता है भाई, इंक्वायरी जी होता है, इंक्वायरी जी है ये, ठीक है। याद करिएगा अपनी अपनी ट्रिक से, मेरी ट्रिक ये है कि इंक्वायरी जी है, ठीक है। चलिए, अब 2-3 चीजें होती हैं, इंक्वायरी होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और ट्रायल होता है, ठीक। ये 3 टर्म होते हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। एच में इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जी के बाद एच अगला इन्वेस्टिगेशन ही है, ठीक। ट्रायल कहीं नहीं दिया हुआ है, ट्रायल का सीधे प्रोसीजर दिया हुआ है। ट्रायल दिया हुआ है? नहीं भाई, कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक। चलिए, ये 3 टर्म सीआरपीसी में और इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। देखिए, इंक्वायरी हमेशा कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है, या तो मजिस्ट्रेट खुद करेगा, या कोर्ट करेगा, या किसी और के थ्रू करवाएंगे, ठीक। इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करता है या कोर्ट करता है, लेकिन अदर देन ट्रायल, ट्रायल को छोड़ के। ट्रायल एक अलग चीज होती है, इंक्वायरी ट्रायल से पहले की चीज होती है। एक कहावत है, व्हेन इंक्वायरी एंड्स ट्रायल बिगिंस। क्या है? कि जब इंक्वायरी खत्म होती है तभी ट्रायल चालू होता है। इंक्वायरी क्या होता है कि मान लो मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट लेके पहुंचा, ठीक है, या पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट की, तो भी मजिस्ट्रेट चाहे तो इंक्वायरी करा सकता है, या तो खुद कर सकता है या किसी के थ्रू करा सकता है, या कोर्ट जो है इंक्वायरी करा सकती खुद या किसी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें वो क्या, वो एक प्राइमा फेसा ये बनाना चाहते हैं कि केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराते हैं, ठीक है। इंक्वायरी हमेशा कोर्ट या मजिस्ट्रेट कराती है, लेकिन वो अदर देन ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल अलग चीज है, ठीक। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन हम लोग देखते हैं पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। और कौन सी चीजों के लिए कर सकता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, ठीक। अरे भाई, होता नहीं है पुलिस ऑफिसर का कुछ भी अगर कोई कांड हो जाता है तो मीडिया वाले पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यही तो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तभी हम आपको बताएंगे क्या हुआ। तो बस
इसी से आप समझ जाइए कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर द्वारा होती है और ट्रायल हमेशा इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा होती है। चलिए पढ़िए। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल। क्या है इंक्वायरी का मतलब? कि कोई भी इंक्वायरी लेकिन ट्रायल को छोड़ के। कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि इंक्वायरी कहाँ दिया हुआ है? जी में। इंक्वायरी कौन करवा सकता है? मजिस्ट्रेट और कोर्ट को छोड़ के। इंक्वायरी में क्या नहीं आता? इंक्वायरी में ट्रायल नहीं आता। बस इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और इंक्वायरी आप जानिए गए क्या होता है? क्या होता है? अरे जो मजिस्ट्रेट कराए या कोर्ट कराए अदर देन ट्रायल। ट्रायल भी कौन कराता है? मजिस्ट्रेट या कोर्ट ही कराता है, लेकिन ट्रायल अलग चीज है, ठीक। चलिए हाँ, इन्वेस्टिगेशन पे अगले पे आते हैं, एच पे। एच में इन्वेस्टिगेशन दिया, इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्या होता है भाई? इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं वो पुलिस ऑफिसर? इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें क्या करते हैं? एविडेंस ही तो ढूंढ रहे होते हैं, है कि नहीं? कि जिससे खून हुआ है वो हथियार मिल जाए, या कौन वहां पर था ये जानकारी मिल जाए, कोई गवाह मिल जाए। तो वही तो क्या करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन में? इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस ही ढूंढ रहे होते हैं। क्या होता है भाई? इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर पे लाइन कर लीजिएगा। और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट अगर करेगा तो क्या हो जाएगा? तो वो इंक्वायरी हो जाएगी, है कि नहीं? मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जिसे मजिस्ट्रेट ने पावर दी हो, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। क्यों करता है? एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, है कि नहीं? बस इतनी बात ध्यान रखिए। आई में है जुडिशियल प्रोसीडिंग। आई में जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है भाई? जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होता है जिसमें एविडेंस ऑन ओथ लिए जाएं, ठीक। वो प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस ऑन ओथ लिए जाते हैं, ओथ पे एविडेंस लिए जाते हैं, तो उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक। क्या है भाई? जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। समझ में आ गई बात? चलिए, जे में लोकल जुरिडिक्शन है कि भाई लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है? या तो मजिस्ट्रेट की या कोर्ट की जो जुरिडिक्शन में, जो लोकल जुरिडिक्शन में आ रहा है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, बस वही है लोकल जुरिडिक्शन, है कि नहीं? अरे भाई हमारे यहाँ कोई कोर्ट है तो उसकी जुरिडिक्शन क्या है? जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट की है या जितनी स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स की हो, ठीक है। वहां पर अगर दो तीन अगर सब डिविजनल कोर्ट भी हैं, दो तीन कोर्टें हैं, तो सबकी फिक्स कर दी जाएगी कि भैया तुम इतना एरिया देखो, तुम इतना एरिया देखो। कौन फिक्स करेगा? स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगा, ठीक है। चलिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया वो है जो सेक्शन 8 में हो, ठीक है। अभी हम लोग सेक्शन 8 पढ़े आएंगे तब हम बताएंगे। कुछ नहीं होता मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो सारे एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा, मतलब 10 लाख से ज्यादा हो, ठीक। और जिसे स्टेट गवर्नमेंट बोल दे कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक, वही होगा। इसमें से भी कुछ नहीं पूछा था। नॉन कॉन्ग्रेस हम लोग पढ़ चुके हैं। नोटिफिकेशन में कुछ नहीं पढ़ना है। क्लाउस एम में नोटिफिकेशन दिया है। एन में ऑफेंस दिया हुआ है। एन में क्या दिया हुआ है? ऑफेंस। ऑफेंस क्या होगा बताइए? ऑफेंस वो होगा अगर किसी भी लॉ में अगर कोई भी एक्ट या ओमिशन पनिशेबल किया गया है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट दी है। किसी भी एक्ट या किसी भी एक्ट का ओमिशन की अगर उसकी पनिशमेंट दी हुई है किसी भी लॉ में, सिर्फ आईपीसी में नहीं, किसी भी लॉ में, तो उसको हम ऑफेंस मानेंगे सीआरपीसी में, ठीक। कहाँ पे दिया हुआ है? एन में, क्लाउस एन में, ठीक है। 2 के एन में क्या दिया हुआ है? ऑफेंस। डेफिनेशन क्या है? मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act या section 20 of Cattle Trespass Act या किसी भी लॉ में उसकी पनिशमेंट दी हो उसके एक्ट या ओमिशन की, तो उसको हम ऑफेंस मानेंगे, ठीक। चलिए, ओ ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन।
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, भाई हर पुलिस स्टेशन में वहाँ का एक ऑफिसर इंचार्ज होता है। अगर ऑफिसर इंचार्ज ना हो, अब्सेंट हो, कोई बात हो, तो उसका जो ठीक जूनियर होगा उसको मानेंगे। कांस्टेबल को छोड़ के, ठीक है, कांस्टेबल को छोड़ के, कांस्टेबल से ऊपर कितने भी होंगे, जो होगा वहां पे उस समय, भाई उस समय ऑफिसर इंचार्ज माना जाएगा ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक, ओ में दिया हुआ है। पी में प्लेस दिया हुआ है। प्लेस क्या क्या होता है? कोई भी हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल, ठीक, ये सब चीजें प्लेस में आ जाती हैं। क्यू में प्लीडर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो हैं, एक में क्यू में प्लीडर दिया हुआ है और ये यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है। यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है, क्यू में प्लीडर दिया हुआ है। प्लीडर कौन से? प्लीडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग प्राइवेट एडवोकेट की बात करते हैं। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, सिंपल भाषा में, है कि नहीं? तो क्यू में प्लीडर दिया हुआ है। आर में पुलिस रिपोर्ट दिया हुआ है। पुलिस रिपोर्ट क्या होगा? वो रिपोर्ट जो 173 आर में पुलिस रिपोर्ट दिया हुआ है। पुलिस रिपोर्ट कौन सी होगी? अभी हम लोग ने बात की थी यहाँ पर, पुलिस रिपोर्ट कहाँ सबमिट होती है? मजिस्ट्रेट के पास जाती है। 173 क्लाउज 2 में अभी आगे आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 173 क्लाउज 2 में जो रिपोर्ट सबमिट होती है कोर्ट में, उसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक, क्या है भाई डेफिनेशन? पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट। क्या है पुलिस रिपोर्ट? हम उसे बोलेंगे जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा फॉरवर्ड की जाती है पुलिस ऑफिसर द्वारा फॉरवर्ड की जाती है किसको? मजिस्ट्रेट को। किसमें? 173 क्लाउज 2 के अंडर। ठीक है, पुलिस स्टेशन आप जानते ही हैं, एस में पुलिस स्टेशन है, टी में प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब में भी कुछ नहीं है, यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होगा जो सेक्शन 24 में अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 24 पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है? यू में सब डिवीजन, वी में दिया हुआ है, डब्ल्यू में समन। चलिए दो चीजें और पढ़नी है इसमें, तीन चीजें, समन, वारंट और विक्टिम, ये 3 चीजें और हम लोग को देखनी है। उसके अलावा बाकी सब चीजें ऐसा ही था। चलिए 2-3 चीजें और देखनी है, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या भाई। कि वारंट केस क्या होता है? वारंट केस और समन केस क्या होता है? ठीक है, बस ये दोनों चीजें और इसके अलावा विक्टिम और देखना है। ठीक, ये 3 चीजें और देखनी है और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए देखिए, एक्स में वारंट की डेफिनेशन दी हुई है, डब्ल्यू में विक्टिम इसकी दी हुई है और डब्ल्यू ए में विक्टिम की दी हुई है। ठीक, पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, इसको भूल जाइए अभी। वारंट केस क्या होता है? देखिए भाई साहब, वैसे अगर पूछा क्या जाएगा इसमें, या आपको याद क्या रखना है, वो सारे ऑफेंसेस, कौन से? वो सारे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 2 इयर्स या लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ है। मोर देन 2 इयर्स, 2 इयर्स का मतलब मोर देन 2 इयर्स। ठीक, वो सारे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा या लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ है, उनको हम वारंट केस कहेंगे। ठीक है, और इनके अलावा बाकी सारे समन केस, अदर देन वारंट केस अगर जो होगा वो समन केस माना जाएगा। अब ये जानने की जरूरत क्या है कि वारंट केस है कि समन केस है? देखो भाई, वारंट में क्या होता है, वारंट केस में वारंट इशू होता है, समन केस में समन इशू होता है। ठीक है, समन केस जो माने जाते हैं वो थोड़े लेस हीनियस माने जाते हैं। ठीक, हीनियस क्राइम नहीं, मतलब थोड़े कम वेटेज वाले। ठीक है, ये मोर हीनियस माने जाते हैं वारंट केस में क्या है कि भाई साहब कहते नहीं है कि वारंट इशू हो गया, अरे यार अरेस्ट वारंट हो सकता है। ठीक है, अब वारंट इशू हो गया तो तुम अरेस्ट भी हो जाओगे। समन केस में क्या होता है, सिर्फ ये कहा गया कोर्ट में प्रेजेंट होना है उस दिन। ठीक है, अरेस्ट के ऑर्डर नहीं होते उसमें। समन केस में क्या होता है कि तुम्हें सम्मन भेजा गया, आ जाओ, बस कोर्ट अपीयर होना है। ठीक है, तो अपीयर हो जाओ जाके। ठीक, वारंट केस में क्या होता है, वारंट इशू हो गया, नप गए, मतलब तुम अरेस्ट हो गए, है कि नहीं? तो ये दोनों में अंतर होता है। तो वारंट कौन कौन से केसेस में इशू होता है? जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या डेथ हो, और दोनों का ट्रायल भी अलग अलग होता है। ठीक है, वारंट केस का ट्रायल अलग दिया हुआ है और समन केस का ट्रायल अलग दिया हुआ है। बस इसलिए हमें जानना होता है कि केस
समन केस है कि वारंट केस है। ठीक है, आगे जाके हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई वारंट केस है तो उसके लिए सिर्फ कोर्ट वारंट इशू करे, समन भी इशू कर सकता है कि नहीं, लेकिन समन केस में वारंट इशू नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए इतना ही याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी में से बनेगा। विक्टिम देखते हैं, विक्टिम ये कब जोड़ा गया था? 2009 में जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, WA है ना, तो WA है, इसका मतलब कभी ना कभी जोड़ा गया है कि नहीं। ये सारी चीजें किसी में ए करके कुछ ऐड कर देते हैं ना, किसी में कुछ ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? ए जोड़ के ऐड करते हैं WA, तो इसका समझ जाइए कि कभी ना कभी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2009। विक्टिम कौन होता है? अरे भाई हर कोई जानता है विक्टिम कौन होता है। जिससे कोई लॉस या इंजरी हुई है, जिस आदमी को कोई लॉस या इंजरी हुई है वही तो विक्टिम होगा। बिल्कुल, अगर मान लो इंजरी में उसकी मौत हो जाती है तो उसके अलावा कौन रहेगा विक्टिम? उसके गार्जियन या लीगल हेयर। बस क्वेश्चन इसी से आता है, पूछा जाता है कि विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन इंक्लूड होता है। तो भैया विक्टिम में उसका गार्जियन, ठीक है, अगर कोई बालक मरता है तो उसके माँ बाप, ठीक है, अगर कोई बूढ़ा मर जाता है तो उसके लीगल हेयर्स, है कि नहीं। तो ये दो टर्म और याद रखिएगा कि विक्टिम में विक्टिम जिस आदमी को लॉस या इंजरी हुई है उसके अलावा और कौन कौन आता है? गार्जियन और लीगल हेयर्स और आते हैं। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। WA 2009 में जोड़ा गया था, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और लास्ट में ये दिया हुआ है वाई में कि जो कोई भी डेफिनेशन कहीं ना मिले तो IPC देख लेना। ठीक है, बाकी के आगे एक सेक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से, देखो कोशिश ये करना सेक्शन 2 सारे याद कर लो। ठीक है, जितनी भी डेफिनेशन है उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और जितनी मैंने समझाई हैं उसकी अंदर की बातें भी, जैसे कि अभी मैंने बोला कि विक्टिम में कौन कौन होता है, तो गार्जियन और लीगल हेयर्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खूब क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, या वारंट केस कौन कौन से होते हैं तो ये भी याद, ये तो वारंट केस कहाँ दिया हुआ ये तो याद रखना ही रखना है। वारंट केस कौन कौन क्या क्या होता है उसमें ये भी ध्यान रखना है कि 2 साल, लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ, ऐसे केसेस को हम वारंट केस कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना कि किस किस का अंदर का याद रखना है, किस किस की सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है कि कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए, तो इसमें बेलेबल नॉन बेलेबल ये ध्यान कर लेना, B चार्ज याद रखना, C कॉन्ग्रेबल याद रखना, D कंप्लेंट याद रखना, उसके बाद में G इंक्वायरी याद रखना, H में इन्वेस्टिगेशन याद रखना, I में जुडिशियल प्रोसीडिंग पूछा जाता है, उसके बाद N में ऑफेंस भी पूछा जाता है, उसके बाद Q में प्लीडर भी पूछा जाता है, R में पुलिस रिपोर्ट, R का मतलब रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, R में रिपोर्ट दिया हुआ है, S में स्टेशन दिया हुआ है, S में पुलिस स्टेशन दिया हुआ है, T में प्रिस्क्राइब्ड है, U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर खूब पूछा जाता है। ठीक है, W में समन केस है ही, WA में विक्टिम है ही, X में वारंट केस है ही। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और ज़्यादा ही अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू।